प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम आपको कक्षा 7 विषय नैतिक शिक्षा के विषय पार्ट 6 स्वाध्याय इसके विषय में बताऊंगी। स्वाध्याय क्या है? देखिए, श्रेष्ठ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्वेच्छा से सत्य साहित्य का अध्ययन करना ही स्वाध्याय कहा गया है। अब बच्चों स्वेच्छा आ गया, भाषा में हम अपने चाहे मोरल हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भी भाषा ले लो, लेकिन जब हम इसके शब्द अर्थ और विलोम शब्द पर्यायवाची लेकर चलते हैं तो हमें बहुत कुछ ज्ञान होता है। शब्द आया इसमें स्वेच्छा। स्वेच्छा अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सु प्लस इच्छा, यानी सु हमारा उपसर्ग हो गया, इच्छा। स्वेच्छा से किया गया सत्य साहित्य का अध्ययन स्वाध्याय कहलाता है। तो बच्चों, श्रेष्ठ उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वेच्छा से सत्य साहित्य का अध्ययन करना ही स्वाध्याय कहलाता है। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमारा बौद्धिक विकास होता है, यानी हमारी बुद्धि भी बढ़ती है, हमें पुस्तकों का ज्ञान भी मिलता है। ज्ञानार्जन जिसे कहते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ये स्वेच्छा से विद्या एक मनुष्य का ऐसा माध्यम है जो मनुष्य का सच्चा मित्र होता है। इस श्लोक में दिया भी गया है पंक्तियों में, पुस्तक स्तु या विद्या परहस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तत् धनम, यानी पुस्तक में लिखी विद्या। आप स्वाध्याय, आपके पास बैग भर के पुस्तकें हैं बच्चों, जब तक उनका अध्ययन नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो वो तुम्हारे काम की पुस्तकें नहीं हैं। बेसिक आपके बैग में भरी रखी हैं, उनका आपका क्या प्रयोजन हो गया? कुछ नहीं है ना। तो क्या है? पुस्तक स्तु यह विद्या, पुस्तक में लिखी, या माने जो पुस्तक में लिखी जो विद्या, परहस्तगतम धनम, दूसरे के हाथ में गया धन। ये दोनों चीज़ें कार्य के समय आपके काम नहीं आ सकती हैं, या काम आ जाएंगी, नहीं आ सकती ना। तो अपने विषय में निपुणता, और स्वाध्याय से अपने विषय में निपुणता आती है। जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक हम अपने विषय में कुशल नहीं माने जाएंगे। अब स्वाध्याय क्यों करते हैं? जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्वाध्याय करते हैं, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तो हमारी माँ हमें शिक्षा देती है, और उस शिक्षा के माध्यम से थोड़ा बड़े होते हैं। जब हम थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमें अपने स्वयं पढ़ना चाहिए। जब स्वयं पढ़ना चाहिए तो हमें थोड़ा थोड़ा पुस्तक संबंधी ज्ञान बढ़ने लगता है। ज्ञान बढ़ता है तो हम अपने ऊपर फिर तो अपना उद्देश्य मान लेते हैं कि हमें क्या लक्ष्य मानना है, क्या नहीं। तो इस सब विषय को लेकर हमें स्वाध्याय करना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अध्ययन करते हैं। स्वाध्याय कैसे करना चाहिए? देखिए, स्वाध्याय हमें अपने विषय संबंधी ही करना चाहिए। आपने देखी होगी कि बहुत सी ऐसी पुस्तकें होती हैं, जैसे कॉमिक्स हैं और उपन्यास हैं, बच्चे इन लाइनों में पढ़ जाते हैं। लेकिन मेरे पास इतनी पुस्तकें रखी हैं, उनमें हम नहीं जाते हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होती है। हमें स्वाध्याय अपने विषय संबंधी करना चाहिए। प्राचीन काल में गुरुजन जानते हो बच्चों? गुरुजन क्या होता है? देखिए, गुरु एक वचन हो गया, जब जन लगा देते हैं, प्रत्यय जोड़ देते हैं तो बहुवचन हो जाता है। ठीक है। अब हमारे ये वचन और एक वचन और दो वचन भी, ये भी हमारे सामने आ गए कि क्या वचन होते हैं। तो ये भी हमारी भाषा में हमें ज्ञान बढ़ता है कि विलोम शब्द लेकर, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, ये सब लेकर चैप्टर में सारी जानकारी मिलती है। तो क्या है स्वाध्याय? कैसे हमें विषय संबंधी अध्याय करना चाहिए, और ना कि कॉमिक्स में, ना कि उपन्यास में, और अपने विषय संबंधी अध्ययन करते हुए। प्राचीन काल में क्या था? प्राचीन काल में गुरुजन जब शिक्षा देते थे तो वो आश्रम में रह के देते थे। कहते थे कि सत्यम वद, सत्य बोलो,
स्वाध्यात्मा प्रमद, स्वाध्याय मतलब करते समय आलस नहीं करना चाहिए। और आप क्लास में पढ़ते हैं, कक्षा में पढ़ते हैं, जब जो भी विषय संबंधी अध्यापक पढ़ाते हैं उस पर तन्मयता से ध्यान रखना चाहिए। जब आप तन्मयता से ध्यान रखते हैं और उस विषय को जाकर पुनः रिवीजन करते हैं घर पे, तो आपको बच्चों उसी संबंधी से ज्ञान हो जाता है। और जब ये ज्ञान बढ़ने लगता है तो आपको फेल करने वाला कोई नहीं। अब हमने लिख लिया, पढ़ लिया, जो कठिन शब्द हैं उनको हमने कॉपी पेंसिल से रेखा खींच ली, और रेखा खींचते समय हमने ये भी ध्यान रखा कि ये हमें इसके लिख के देखना है। जब हम लिख के देखते हैं कि इस शब्द में मेरी गलती हुई है, उससे दोबारा कलम पेंसिल से दोबारा लिखते हैं, तो ये हमारे जो शब्द हैं इनका भी हमें गलतियां नहीं होती हैं, इनमें भी हम परफेक्ट हो जाते हैं। तो बच्चों अब स्वाध्याय, अगला पॉइंट है स्वाध्याय कैसे करें। तो स्वाध्याय हमने आपको यही बताया है, अपने विषय संबंधी पुस्तकों से करें। जो बाहर की बुकें हैं, पुस्तकें हैं, उनसे ना करें, क्योंकि उनका ज्ञान हमें आ जाएगा और हमारे विषय संबंधी पुस्तकों में बीच में बाधा आ जाएगी। अब है स्वाध्याय वृत्ति। स्वाध्याय व्रत किसकी है? ये स्वामी विवेकानंद की है। स्वाध्याय व्रत के बारे में बताते हैं। एक बार भी स्वामी विवेकानंद उत्तर भारत में घूमते हुए उत्तरांचल पहुँचे, ऋषिकेश पहुँचे, और वहाँ इनके एक गुरु साथी जो थे बहुत बीमार थे। उन्हें कुंवर मास की त्रयोदशी तिथि सन 1920 की बात है, वहाँ से ऋषिकेश से इन्हें मेरठ लाए और मेरठ लाकर डॉक्टर त्रिलोकनाथ के निवास स्थान पर उनकी चिकित्सा कराने लगे। जब वो स्वस्थ हो गए, उसके बाद में विवेकानंद थोड़े दिनों के बाद बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। जब ये बीमार हो गए तो काफ़ी दुर्बल हो गए। दुर्बल का मतलब, अब बच्चों शब्द आ गया हमारी भाषा में, दुर्बल। तो अगर आप ये कहते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय, तो उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग मतलब शब्दों के आगे जुड़ जाते हैं। जो शब्दांश होते हैं वो शब्दों के आगे जुड़ जाते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के पीछे। तो इसमें अगर दुर्बल है तो इसका उपसर्ग निकालें तो हो जाएगा दुर प्लस वल। दुर प्लस वल। दुर्बल माने हो गया कमजोर। क्या हो गया बच्चों? कमजोर। तो इतनी इनकी हालत कमजोर हो गई थी कि स्वामी अखंडानंद इनको पहचान नहीं पाए। फिर उसके बाद त्रिलोकनाथ घोष के निवास पर रहकर इनका इलाज हुआ। अब जब ठीक रहने लगे तो ये अपने गुरु भाइयों के साथ, गुरु भाई इनके पास थे, तो शारदानंद, तुरायानंद, इन सभी के साथ ये साधु वृंद, यहाँ साधु क्या होता है? सज्जन व्यक्तियों के लिए, जो ज्ञानी व्यक्ति थे। वृंद माने ज्ञानी व्यक्तियों के साथ बहुत से थे, वृंद समूह के लिए आता है। तो साधु वृंदों के साथ वहीं योगेश्वर बाबू के माध्यम से मेरठ रेलवे पर स्थित सेठ का बगीचा नामक कोठी पर रहने लगे, और वहीं उन्हीं साधु के माध्यम से ये सत्संग करने लगे। सत्संग, उसमें अपना जीवन का लेख लिखते थे, और जीवन के लेख लिखने के बाद एक बार ये अखंडानंद के साथ यहीं पास के एक पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय से सर जॉन लब्बाक ग्रंथावली का अध्ययन करते थे। वहाँ से एक एक खंड की पुस्तकें ले जाते थे और उसको अगले दिन वापस करते थे और कहते थे, वहाँ का जो पुस्तकालय अध्यक्ष जो था वो कहता कि ले गए। तो इनके मन में ये हुआ कि वो सोच रहे होंगे कि ये ऐसे ही हैं। एक दिन जब इन्होंने सारी पुस्तकें पढ़ ली और फिर आए, बोले पुस्तकालय अध्यक्ष से, महाजन जितनी मैंने ये पुस्तकें ले गए हैं इनसे मैंने सब कंठस्थ कर लिया है, कोई इन पुस्तकों से संबंधित कोई भी प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हो। इसी प्रकार से आगे
आते हैं स्वाध्यायी जीवन की प्रतिमूर्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय। बच्चों, दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 दिसंबर 1916 को मथुरा जिले के नगला चंद्रभान नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और बचपन में गुजरने के बाद इनका पालन पोषण इनके मामा मामी ने किया था। अब मामा मामी ने जो पालन पोषण किया, ये बचपन से ही बड़े परिश्रमी और मेधावी थे और ये कक्षा 8 में जब पढ़ते थे तो कक्षा अध्यापक यानी 9वीं क्लास के कक्षा अध्यापक थे और 9वीं के बालक थे, वो इनसे क्वेश्चन हल करवाते थे तो ये सब बता देते थे। तो एक दिन क्या हुआ, कक्षा 12 के छात्र और कक्षा अध्यापक दोनों ने मिलकर इनसे पूछा कि दीनदयाल से पूछा कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। तब इन्होंने कहा, मैं कितने घंटे भी नहीं पढ़ता। जो क्लास में कार्य पढ़ाया जाता है, जो टीचर पढ़ाते हैं, विषय संबंधी अध्यापक पढ़ाते हैं, उनको मैं तन्मयता से सुनता हूँ और फिर जाकर उसी का रिवीजन घर पर जाकर रिवीजन करता हूँ। सोने से पहले सभी सब्जेक्टों को एक बार याद कर लेता हूँ और वो मेरे मस्तिष्क में बात बैठ जाती है। इस प्रकार से ये पढ़ते थे, यानी समय इनका कुछ नहीं था। जो क्लास में कक्षा अध्यापक पढ़ाते थे उसी संबंधी ये याद करते थे और ये क्लास में सबसे आगे रहते थे। एक बार इन्होंने क्या करा कि ये अपनी क्लास में सबसे आगे आते थे और बच्चे, अगर क्लास में एक ही बच्चा फर्स्ट आए तो भी बेकार है, क्योंकि नाम तो सभी बच्चों के साथ कम से कम 2-4 बच्चे तो साथ में ही रहें। तो इन्होंने अपने विषय संबंधी सवाल गलत करना शुरू कर दिए, अर्थात कमलाने नंबर शुरू कर दिए। तो बच्चों ने आश्चर्यचकित हुए और बच्चों से सुझाव दिया कि बच्चों सभी साथ में पढ़ेंगे। तो फिर बच्चों ने दोबारा से इनसे सवाल किया कि आप तो सबसे आगे थे और ये पीछे कैसे हो गए। तो फिर इन्होंने बच्चों से कहा, तो बच्चे भी होड़ में एक दूसरे से स्वाध्याय करना शुरू कर दिया। तो स्वाध्याय करने से बच्चों हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी पुस्तकों को चैप्टर ढंग से पढ़ें, तन्मयता से पढ़ें, भले ही थोड़ा समय दें, उसी से आपको काफ़ी ज्ञान प्राप्त होगा। अब हम आपको बाकी कार्य PDF के माध्यम से भेज देंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।